हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यह आपका सेकंड पेपर है 33 मार्क्स का। तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियस क्या है। क्या है एक न्यूक्लियस? क्या है न्यूक्लियस? देखिए, जो हमारे पास एटम होते हैं, एक एटम का एक स्मॉलेस्ट रीजन होता है, एक बहुत ही स्मॉल एक पोर्शन होता है, हाईली डेंस जो होता है। क्या होता है? हाईली डेंस। एटम का एक बहुत ही एक अल्प भाग जो हाईली डेंस है, उस हाईली डेंस रीजन में उसका लगभग टोटल मास, लगभग क्या है? टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? कंज्यूम रहता है। दोबारा देखिए, न्यूक्लियस क्या है? किसी एक एटम का एक ऐसा स्मॉलेस्ट रीजन है जो हाईली डेंस है। जो क्या है? हाईली डेंस। साथ ही उसमें क्या होता है? पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान सेंटर्ड रहता है, केंद्रित रहता है। साथ ही वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि एटम का टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। यानी कहने का मतलब यह है, न्यूक्लियस इज ए न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की क्या, अपन यहाँ पर क्या है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपके यहाँ पर क्या करेंगे? अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर यह है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, टोटल इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर निहित है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं? एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो आपके पास जो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ईयर में भी था ये आपके। रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग के लिए अपन क्या लेंगे? एक तो लेंगे न्यूक्लियस, एक क्या लेंगे? न्यूक्लियस, और एक लेंगे अपन कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एज ए एल्फा, यानी एक एल्फा पार्टिकल लेंगे। कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे। यहाँ पर कौन सा लेंगे? एक एल्फा पार्टिकल। तो देखिए, आप लोग जानते हो, यदि दो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, दो क्या है? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, जब वो एक दूसरे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ऐसे दो नेगेटिव है तो भी वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। दोनों अपोजिट चार्ज है तो वो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो अपन समझ लेंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों यदि रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप लोग भी लिख लेना। रदरफोर्ड प्रकीर्णन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन निम्न अभिग्रहित पर आधारित है। निम्न अभिग्रहितों पर आधारित है। The Rutherford scattering based on below postulates. Based on below postulates. First, परमाणु का संपूर्ण धनावेश
परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान एक अल्प भाग में केंद्रित रहता है, एक अल्प भाग में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। यदि रदरफोर्ड स्कैटरिंग तभी एक्सप्लेन होगा, तभी वेरीफाई होगा जब अपन ये पोस्टुलेट लेके चलेंगे कि एक स्मॉलेस्ट रीजन है किसी भी एटम का जहां पर उसका टोटल चार्ज और द्रव्यमान क्या रहते हैं, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रित रहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अपन न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर नाभिक को क्या मान लिया, पोस्टुलेट चार्ज मान लिया। सेकंड, अब इंग्लिश में लिखवा दूंगा आपको। सेकंड, एक अपन न्यूक्लियस लेंगे, हेवी न्यूक्लियस इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग में, और एक लेंगे अपन अल्फा पार्टिकल। क्या लेंगे, एक अल्फा पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे, अल्फा कण की तुलना में नाभिक इतने भारी होने चाहिए कि अल्फा कण के प्रकीर्णन से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो थर्ड ये आएगा, थर्ड पॉइंट, अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल नाभिक व अल्फा कण के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण के कारण होता है। कूलॉम प्रतिकर्षण के कारण होता है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, यानी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तभी क्या होगा, स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, अल्फा कण व भारी नाभिक अल्प व बिंदु मात्र होते हैं। दोनों की साइज बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, ये है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान एक अल्प भाग में सेंट्रलाइज्ड रहता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियस। ठीक है। सेकंड, अल्फा कण थोड़े लाइट होने चाहिए न्यूक्लियस की कंपेयर में, और वो न्यूक्लियस इतना हेवी होना चाहिए कि अल्फा कण आएगा लेकिन उसकी कोलिजन के कारण, कोलिजन तो खैर करेगा ही नहीं, जब स्कैटर होगा तो ये अपनी जगह पर रुका रहना चाहिए, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो केवल अल्फा पार्टिकल क्या कर जाए, स्कैटर कर जाए। थर्ड पॉइंट, अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल नाभिक व अल्फा कण के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। इस स्कैटरिंग का केवल और केवल रीजन क्या है, वो रीजन है कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में एक कूलॉम रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, और दोनों क्या होना चाहिए, एज ए पॉइंट होने चाहिए। तो इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए। फर्स्ट, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास of whole atom centralized in a very small region which is known as nucleus. Third, second point,
the nucleus should be heavy. The nucleus should be heavy comparing to alpha particle in such a way that the position of alpha particle the position of nucleus not change due to scattering of alpha particle. दोबारा सुनिए इसको. The nucleus should be heavy comparing to alpha particle in such a way that the position of nucleus not change due to scattering of alpha particle. Third point, the scattering of alpha particle causes is that Coulomb repulsion force between alpha particle and nucleus. For alpha particle and nucleus is take as a point. ये फोर्थ पॉइंट. अब देखिए आगे, ये इसके पोस्टुलेट्स है. ये क्या है? इसके पोस्टुलेट्स. अब आगे देखिए, अब ये एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं. यहां पर क्या एक हेवी न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियाई, भारी नाभिक. और ये इसकी क्या है? एक्स एक्स कंसिडर कर लिया अपन ने. ये इसकी एक्स एक्स और ये क्या है? एक हेवी न्यूक्लियस. ठीक है. यहां पर अपन क्या मान रहे हैं? एल्फा पार्टिकल मान लो. ये लो एल्फा पार्टिकल, एल्फा कण है. ठीक है. ये इसका मास है स्मॉल m, इसका चार्ज है q और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0. इसका मास स्मॉल m, चार्ज q और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v0. ठीक है. एक मिनट. ठीक है. अब ये क्या करेगा? इनिशियल वेलोसिटी से इसे मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है. ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में. जब ये इनिशियल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब देखना ऐसे मान लो ये पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ऐसे ही आ रहा है ना. लेकिन ये एक न्यूक्लियस जिसकी पोजीशन को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, और ये कौन सा? हेवी न्यूक्लियस, भारी नाभिक है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज. अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये एल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज. अब ये इनिशियल फोर्स के कारण इस साइड तो आ रहा है, लेकिन ये क्या करेगा? इसको वापस धक्का लगाएगा इस साइड. इसको क्या, ये क्या करेगा? वापस रिपेल करेगा. तो ये रिपेल होने के कारण ये वापस इस प्रकार से इसका पाथ हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी के कारण इस साइड से आ रहा है, लेकिन एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज, और ये डिक्रीज हो गया अपने इस जो पाथ है, इसका जो पथ है, उससे क्या हो जाएगा? ये डेविएट हो जाएगा. इससे क्या हो जाएगा? ये विचलित हो जाएगा. तो कैसे? देखो, पहले इस साइड से आ रहा था, इनिशियल वेलोसिटी के कारण इस साइड से आया, लेकिन दोनों के बीच में क्या लगा? एक कूलॉम रिपल्सन फोर्स लगा, और कूलॉम रिपल्सन फोर्स के कारण ये क्या हो जाएगा? अपने पाथ से डेविएट, और इस प्रकार चला जाएगा. ठीक है. अब देखिए, मान लिया कि जब ये यहां पर आया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v वेलोसिटी है. क्या है? v वेलोसिटी. और अपन ने मान लिया कि ये हमारे पास x एक्स है, ये क्या है? y एक्स है. ये हमारे पास में क्या है? एक x एक्स और ये क्या है?
yx, ठीक है, इस साइड आ गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी v नॉट। अब देखिए यदि ये न्यूक्लियस नहीं होता तो इसके ऊपर कूलॉम रिपल्सिव फोर्स लगता ही नहीं। यदि ये न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता इसके ऊपर कूलॉम रिपल्सिव फोर्स लगता ही नहीं, तो इस कंडीशन में ये कहाँ पर आता, इस साइड आता। तो इसके वेग की प्रारंभिक दिशा कौन सी है, ये वाली है। इनिशियल डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये वाली हो गई। इस डायरेक्शन के ऊपर यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, एक लंब खींच दिया मैंने और इस लंब का नाम दिया मैंने एम है, और ये लेंथ क्या हो गई बी, क्या हो गई बी। इनिशियल डायरेक्शन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और इस नॉर्मल की जो लेंथ है, लेंथ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से। इस लेंथ को अपन क्या कहते हैं, संघट प्राचल या संघात प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचल, ठीक है। आगे देखिए अब, तो इनिशियल डायरेक्शन ये हो गई। बाद में इसकी डायरेक्शन इस साइड चली गई, तो इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। ये मैंने बाद की टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। डायग्राम दिख रहा होगा आपको। पहले इस साइड आ रहा था, अब चला गया इस साइड, ठीक है। इनिशियल डायरेक्शन ये वाली, और फाइनल डायरेक्शन ये वाली, और ये इनिशियल डायरेक्शन ये, फाइनल डायरेक्शन ये। इसका जो एंगल है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फाई से। और इस फाई को अपन क्या कहते हैं, परकिरणन कोण। क्या कहते हैं, परकिरणन कोण, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल, परकिरणन कोण। अब देखिए आगे, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब पहले पाथ इसका ये था, स्ट्रेट लाइन थी, क्या थी, एक सरल रेखा में पथ था, लेकिन इसका पाथ ऐसे हो गया कूलॉम रिपल्सिव फोर्स के कारण। और ये पाथ कैसा हो गया, एक अतिप्रबलय रूप में। किस फॉर्म में हो गया, हाइपरबोला रूप में। तो आपको क्या लिखना है, मैं लिख देता हूं इसकी, या फिर आप लोगों ही लिख लेना। कैसे लिखोगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार स्मॉल द्रव्यमान m, आवेश स्मॉल q, प्रारंभिक वेग v नोट से एक भारी नाभिक जिसका आवेश क्या है, Ze प्लस Ze, इसका चार्ज क्या है, प्लस Ze, एक भारी नाभिक की ओर गति करता है। लेकिन भारी नाभिक व एल्फा कण के मध्य, भारी नाभिक व एल्फा कण के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे एल्फा कण का पथ या धनावेश का पथ सरल रेखा में न होकर, सरल रेखा में न होकर अति प्रबलय रूप में हो जाता है, अति प्रबलय रूप में हो जाता है। इस एल्फा कण के अपने पथ से विचलित होने को ही, या एल्फा कण का अपने पथ से विचलन ही क्या कहलाता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। क्या कहलाता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन। एल्फा कण का अपने पथ से विचलन क्या कहलाता है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन से पूर्व, प्रकीर्णन से पूर्व एवं प्रकीर्णन के पश्चात, प्रकीर्णन से पूर्व तो ये, और प्रकीर्णन के पश्चात ये का जो कोणीय अंतर है, प्रकीर्णन से पूर्व एवं प्रकीर्णन के पश्चात वेग की दिशाओं का कोणीय अंतर प्रकीर्णन कोण फाई को व्यक्त करता है, प्रकीर्णन कोण फाई को व्यक्त करता है। यहां तक लिख लेना। उसके बाद फिर नीचे लिखना है, एल्फा कण के प्रारंभिक वेग, लिख लेना, एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा पर, एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा पर नाभिक की स्थिति से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई को क्या कहते हैं अपन, संघट प्राचल कहते हैं, संघट प्राचल कहते हैं। लिख लेना mn बराबर b, संघट प्राचल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले ये पार्टिकल यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर भी आया, और फिर वापस दूर भी गया।
पहले दूर से आ रहा था फिर दूर जा रहा था, लेकिन मिनिमम तो यहीं पर था ना, सबसे पास में यहीं पर था। ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई डिस्टेंस x। तो जिस दूरी के ऊपर ये एल्फा कण सबसे नजदीक होता है उसे कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। वह दूरी, उसके बाद लिखना है, वह दूरी जिस पर एल्फा कण नाभिक के सबसे नजदीक स्थित होता है, सबसे नजदीक स्थित होता है, निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है। निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये लिखना आपको। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए एल्फा पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंड इन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टुवार्ड्स ए हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस ZE ए कूलोम्ब रिपल्सन फोर्स वर्क बिटवीन न्यूक्लियस एंड एल्फा पार्टिकल, सो path of alpha particle becomes change from straight line and comes in hyperbolic form. The angular difference between initial direction and final direction of alpha particle is represent scattering angle phi. The deviation of alpha particle from path is known as Rutherford scattering. The length of normal incidence from position of heavy nucleus to initial direction of velocity is known as impact parameter. That distance at which heavy nucleus and alpha particle are closest is known as distance of minimum closest approach x. ठीक है, ये आपको थ्योरी इस प्रकार से लिख लेनी है। अब जो मैं लिखा हूं वो लिख लेना आप लोग। अब देखिए, एल्फा कण यहां पर मैं, हाँ चलो, एल्फा कण तथा भारी नाभिक के मध्य कार्यरत कूलोम्ब प्रतिकर्षण बल एल्फा कण तथा भारी नाभिक के मध्य कार्य कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल क्या है? F इक्वल के Q1 है Q और Q2 क्या है? ZE अपॉन R²। डिस्टेंस टोटल क्या मान ली? R²। इस K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल, ये देखो, इसको मैं क्या मानूँ? इसको कैपिटल K मान लिया, ये लो इस प्रकार से, कैपिटल K अपॉन R²। क्या मान लिया? कैपिटल K। यहाँ पर लिख लेना, कैपिटल K इज इक्वल QZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रख लेना, इसको बाद में वापस पुट कर देंगे। K अपॉन R² और ये K QZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, और ये आपके पास में एक प्रकार से सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल फोर्स को, केंद्रीय बल को। अब देखिए, यदि निकटतम पहुंच की दूरी की अक्ष x हो तो, इफ x इज ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस
एक्सिस ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज एक्स एक्सिस, देन क्या होगा देखो, समझना इसको। ये वाली एक्स एक्स है, ये वाली है ना, और आपके पास फोर्स आ रहा है इस साइड एफ, तो और ये एंगल थीटा, ये एंगल मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ, ये भी थीटा लिख रहा हूँ, ये भी थीटा लिख रहा हूँ, लिख लेना आप लोग भी, दिस वन थीटा, दिस वन थीटा, ठीक है। एफ इस साइड है और अपन को लेना है ये एक्स एक्स, तो इस एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा होगा ना, क्या होगा, एफ कोस थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा ये, एफ कोस थीटा, इस एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, एफ कोस थीटा, और फोर्स क्या होता है, एम ए, तो एम ए का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि यहां पर भी क्या लगाना, कोस्टर लगाना है, नहीं लगाना। इस साइड रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इस साइड फोर्स क्या है, इस एफ का ये कंपोनेंट ले लो, एफ कोस थीटा, ठीक है। अब ये जो एफ की वैल्यू क्या है, के अपॉन आर स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं के अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए आगे, ये रिमेंबर रख लेना, के बराबर के क्यू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल के अपॉन एम आर स्क्वायर और ये कोस थीटा, के अपॉन एम आर स्क्वायर और कोस थीटा, ओके। अब आगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के अपॉन ये क्या हो गया, आप लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई, और ये साथ में क्या है, कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे और देखिए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई, ओमेगा से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और यहाँ पर है कोस थीटा, तो इस ओमेगा से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और आप लोग जानते हो ओमेगा क्या होता है, डे थीटा बाई डी टी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और साथ में ये भी जानते हो कि J बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, J बराबर आई ओमेगा, J क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, J इज इक्वल आई ओमेगा। अब देखिए भैया के ये सब वैल्यू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के, ये J इज इक्वल आई ओमेगा, तो J कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर ध्यान रखना K और J, एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेंट्रल फोर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट, क्या रहता है, कांस्टेंट, तो K और J क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है भाई। आगे और देखिए, इसका करना आपको इंटीग्रेशन, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, ये दो बार डिफरेंशियल है तो इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशियल कैंसिल, तो dx बाई डी टी इज इक्वल के अपॉन जे साइन थीटा प्लस सी। समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो इसका वापस डिफरेंशियल कर दो, ऊपर वाली आएगी।
अरे भाई अपने इंटीग्रेशन किया ना, इसका डिफरेंशियल करके देख लो, dx बाई dt का d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर k अपॉन जे कॉन्स्टेंट साइन का कोस थीटा का थीटा बाई dt कॉन्स्टेंट का जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो। यहाँ पर देखिए 8 थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, dx बाई dt इज इक्वल 0, dx बाई dt इज इक्वल 0। क्यों? देखो यदि मैं इस थीटा की वैल्यू 0 कर दूं तो आपके पास पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पार्टिकल। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x मिनिमम है और मिनिमम का डिफरेंशियल 0 होता है, मिनिमम मैक्सिमम में फर्स्ट डिफरेंशियल 0, उचित निम्नलिखित में प्रथम अवकलन 0। थीटा बराबर 0 पे x की वैल्यू मिनिमम और मिनिमम का डिफरेंशियल 0। तो अब आप देख लीजिए ये 0 साइन 0 की वैल्यू 0, तो c बराबर 0। सो dx बाई dt क्या हो जाएगा, k अपॉन जे साइन थीटा, k अपॉन जे साइन थीटा। और dx बाई dt किसको शो करता है, वेलोसिटी को। किसको शो करता है, वेलोसिटी को, वेग को। तो क्या हो जाएगा, v बराबर k अपॉन जे साइन थीटा, v बराबर k अपॉन जे साइन थीटा। अब देखिए ये जो v है, v यहां पर है ना, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी v नोट, और इस v नोट का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कर सकते हो ना इस प्रकार से, भाई ये v नोट और ये थीटा, तो ये क्या आएगा, v नोट कोस थीटा, ये तो आएगा ना। दोबारा देखो ये क्या है, v नोट, ये थीटा, तो ये वैल्यू v नोट कोस थीटा तो आएगी ना, और इसको अपन क्या मान रहे साइड v। तो इस v की जगह मैं क्या ले सकता हूं, v नोट कोस थीटा इज इक्वल k ओवर जे साइन थीटा, k ओवर जे साइन थीटा। अब देखिए इसको मैं यहां पर मैं कोस थीटा है ये यहां पर, तो साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा कर दूं इसको, कोस को नीचे, ये यहां पर जे ऊपर, जे वी नोट और ये के नीचे आएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं अपन, साइन थीटा कोस नीचे, जे ऊपर के नीचे, ठीक है। और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा, जे वी नोट बाई के। इक्वेशन कुछ आ गई होगी, जैसे फर्स्ट या सेकंड मान लो, कुछ भी जो भी इक्वेशन है, फर्स्ट है तो फर्स्ट, तो सेकंड है तो सेकंड, जो भी इक्वेशन है, जे वी नोट बाई के। आगे देखिए इसको लिखिए भाई, इतनी समझ में आ गया होगा आपके, लिखिए इसको।
कर लिया क्या? आगे देखो, नाउ एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? J इज इक्वल आर क्रॉस पी, और J बराबर क्या लिखते हैं अपन? आर पी साइन थीटा, ये लिखते हैं ना। तो J इज इक्वल आर। देखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए कर रहा हूं मैं, आर पी बराबर क्या होता है? एम वी, और ये साइन थीटा। अब देखना इसको, एम आर में छोड़ रहा हूं, यदि मैं वेलोसिटी क्या ले लूं? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वी नोट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वी नोट। जब ये वी नोट है तब ये जो आर है, इस आर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या? जब ये इनिशियल वेलोसिटी वी नोट इस साइड है तो मैं इस आर की जगह क्या यूज में ले रहा हूं? बी। तो ये लिख दिया मैंने बी। अब ये तो है बी, ये है वी नोट, बीच में एंगल 90 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 90। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। दोबारा देखना, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट इस साइड, तो इस कंडीशन में आर को क्या लिख रहे हैं? बी। ये बी, ये वी नोट, बीच में एंगल 90, तो थीटा की जगह 90 कर दो, तो जे को क्या आ जाएगा? एम वी नोट बी, या बी एम वी नोट, जो भी आ रहा है। इसको कहां पर रखना है? इक्वेशन सेकंड में रख दो। रखो, put this value in equation 2। क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल, जे की वैल्यू है एम वी नोट बी, जे की वैल्यू है एम वी नोट बी इंटू वी नोट डिवाइड के। तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा वी नोट इंटू वी नोट स्क्वायर बी बाई के। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3। आगे देखिए, ऐसा कुछ डायग्राम था। यहां पर एंगल थीटा, यहां पर एंगल थीटा, और यहां पर एंगल क्या था? फाई। क्या लिखना है? फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर। देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 180। 180 का मतलब पाई। ठीक है, पाई है। थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, तीनों जुड़ के क्या बन रहे हैं? पाई बन रहे हैं। तो थीटा प्लस फाई, ठीक है ना। तो यहां पर पाई इज इक्वल 2 थीटा प्लस फाई, तो यहां पर 2 थीटा इज इक्वल पाई माइनस फाई, तो थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस फाई बाई 2। थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस फाई बाई 2। दोनों साइड इसके 10 लगा दो, तो tan थीटा इज इक्वल 10 पाई बाई 2 माइनस फाई बाई 2। दोनों साइड क्या लगा दिया अपन ने? 10 लगा दिया ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल 10 पाई बाई 2 माइनस फाई बाई 2, क्या होता है? कोट फाई बाई 2। ये हो गया कोट फाई बाई 2। tan थीटा इज इक्वल कोट फाई बाई 2। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ये दोनों का एलएचएस सेम है, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 4। 3 और 4 का एलएचएस सेम, तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? ये एम वी नोट स्क्वायर बी बाई के, दोनों का एलएचएस सेम, तो आरएचएस भी सेम, इज इक्वल कोट फाई बाई 2, तो बी इज इक्वल के अपॉन एम वी नोट स्क्वायर कोट फाई बाई 2, कोट फाई बाई 2। ठीक है, अब आगे देखिए इसको,
इस के की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में लिखा के बराबर था जेड ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था इस के की वैल्यू, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो B इज इक्वल जेड ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एम वी नॉट स्क्वायर, और ये कोट 5/2, कोट 5/2। आगे देखिए, या लिख लीजिए इसको एक बार, इसको केवल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना और कुछ नहीं करना। B इज इक्वल, देखिए 4 एल्फा पार्टिकल, एल्फा कण के लिए Q बराबर क्या था 2E होता है, एल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता, पता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल जेड ई इंटू 2E डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट स्क्वायर कोट 5/2, कोट 5/2। तो B इज इक्वल 2ZE स्क्वायर इज इक्वल डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट स्क्वायर, और ये कोट 5/2, कोट 5/2। तो अब आगे B इज इक्वल जेड ई स्क्वायर, इस 2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ऊपर से यहाँ पर एम वी नॉट स्क्वायर और कोट 5/2। तो अब देखो ये किसको शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वी की जगह वी नॉट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और जब इनिशियल वेलोसिटी तो ये एनर्जी भी कौन सी इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, सिंस E बराबर 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में B इज इक्वल जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू कोट 5/2। ये हो गया मेन फॉर्मूला, ये हो गया मेन फॉर्मूला। किसके बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन शो करता है इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल। लिख लेंगे, यह है समीकरण, यह है सूत्र। संघात प्राचल, संघात प्राचल स्मॉल b तथा प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण फाई के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट ए रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल b एंड स्कैटरिंग एंगल फाई। इस फॉर्मूले से एक बात और देखिए भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी देखना अपन को। इम्पैक्ट पैरामीटर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी देखना एक बार। कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं इनके ऊपर, फ्रॉम अबोव इक्वेशन B प्रोपोर्शनल Z, B प्रोपोर्शनल Z, यानी Z क्या था यहां पर, जो यहां पर न्यूक्लियस था ना, हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, भारी नाभिक का परमाणु क्रमांक, भारी नाभिक का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि यदि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर
बी इम्पैक्ट पैरामीटर भी क्या होता है, बढ़ता है। जितना ज़्यादा किसी बाहरी नाभिक में जितने ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या होगी, जितनी ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या होगी उसका संघट्ट प्राचल भी उतना ही बढ़ेगा। सेकंड, बी प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, बी प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये आपको दिख रहा है। थर्ड, बी प्रोपोर्शनल 1/e, ये इंपॉर्टेंट है। बी प्रोपोर्शनल 1/e यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई क्या थे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आप धनावेश की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये जितनी ज्यादा होगी बी की वैल्यू उतनी कम होगी। क्यों? देखो क्या कारण है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब वी ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम अप्लाई होगी और ये डायरेक्ट इस साइड आ जाएगा, डायरेक्ट इस साइड आने की कोशिश करेगा तो ये बी अपने आप कम हो जाएगा। यानी मैं इसे बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन में इस एरिया, ये जो एरिया है ना, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा देखो फोर्स, रिपल्सन फोर्स इस एरिया का लगेगा, फिर यहाँ पर 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 लगेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये रिपल्सन फोर्स लगना कम हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब ये रिपल्सन फोर्स लगना कम होगा तो इसका मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना तो ये इस एरिया को कवर कर देगा, फिर ज़्यादा होगी तो ये इसके अंदर भी आ सकता है, फिर ज़्यादा होगी तो ये इसके अंदर भी आ सकता है, फिर ज़्यादा होगी तो इसके अंदर भी आ सकता है। यानी सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई रूम है, एक कमरा है, ये कमरा, तो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। और ये इसका यहाँ पर ये गेट हो गया, इस गेट को आप इस साइड समझो, इस साइड से है ना, इस साइड से। यहाँ पर बाहर को एक लड़का खड़ा है, इससे लड़का, ये लड़का खड़ा है भाई। क्या होगा यदि मैं इसको यहां से हल्का सा धक्का दूं, थोड़ा सा धक्का दूं, तो ये क्या होगा, यहीं तक आएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स है वो बढ़ा दे, इसके ऊपर लगने वाले धक्के को यदि पर बढ़ा दे, थोड़ा सा और जोर से मारे तो ये लड़का यहाँ तक आ जाएगा, इसके गेट तक आ जाएगा। इसके ऊपर और धक्का लगाए तो ये अंदर आ जाएगा, और धक्का लगाए तो ये और अंदर आ जाएगा। यानी इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा ये उतना ही इस डिस्टेंस को पेनिट्रेट कर देगा, उतना ही इस डिस्टेंस को ये क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। इस कारण पहले ये ज़्यादा था, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। यहाँ पर इसका अपोजिट ये चल रहा है, पहले ये लगभग बाहर रहेगा, फिर अंदर हो जाएगा, फिर अंदर, फिर अंदर। तो यानी ई बढ़ेगा तो बी कम हो जाएगा ना अपने आप। तो यहाँ पर ये है बी प्रोपोर्शनल 1/e, ठीक है। और लास्ट क्या है, बी प्रोपोर्शनल कोट 5/2। इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।